हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज हम लोग क्लास 11 का केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ये पहला वीडियो है इस चैनल पर। जैसा कि मैंने सोचा है कि हर एक अल्टरनेट डे में क्लास 11 का वीडियो डालूंगा और हर एक अल्टरनेट डे में क्लास 12 का वीडियो डालूंगा। दैट मीन्स हर एक दिन आपको एक नया वीडियो मिलेगा। काफ़ी रिक्वेस्ट आया था क्लास 11 का भी लेक्चर शुरू करने का, तो मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 11 का लेक्चर। जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट क्लास 11 का, उसी से हम पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने की कोशिश करूँगा। और जहाँ तक ये है कि यहाँ पर हर एक टॉपिक क्लास 11 का डिस्कस किया जाएगा, फुल डिटेल्स में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए और वैसा ही प्यार बनाए रखिए जैसा 12 के साथ आपने बनाए रखा था, वैसे ही 11 के चैनल के साथ भी बनाए रखिए। ठीक है, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमजीनियस में। लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। तो देयर आर वेरियस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहला है डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ। दूसरा है मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ। तीसरा है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ। जिसको हम लोग बोलेंगे लॉज ऑफ इक्विवेलेंस, लॉज ऑफ इक्विवेलेंस, लॉज ऑफ इक्विवेलेंस, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अच्छा, चौथा है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये वाला जो लॉ है सबसे इंपॉर्टेंट है और यही हम लोग को बहुत सारा इंफॉर्मेशन देगा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ में। फिलहाल के लिए हम लोग डेफिनिट प्रोपोर्शन लॉ स्टार्ट करते हैं। डेफिनिट प्रोपोर्शन लॉ। डेफिनिट प्रोपोर्शन लॉ क्या बोल रहा है कि एवरी प्योर कंपाउंड मेड अप ऑफ सम डेफिनिट एलिमेंट्स which combine together in fixed ratio and its composition is independent from the methods of preparation। ठीक है, यहां पर हम लोग समझ लें कि एक प्योर कंपाउंड ले लेते हैं। प्योर कंपाउंड एक ले लेते हैं जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम
इज टू ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 24:16, दैट इज कितना है 3:4, 3:2, दैट इज कितना है 3:2। अब यहां से हम दो मेथड से इसको बनाएंगे। फर्स्ट मेथड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है और CO2 गैस निकल रहा है। मेथड वन, फर्स्ट मेथड, मेथड वन। अब सेकेंड मेथड से, सेकेंड मेथड ध्यान से देखिएगा। सेकेंड मेथड से इसको बना रहे हैं। सेकेंड मेथड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से अगर इसको मैं बनाता हूं तो यहां पर मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। दोनों ही मेथड में हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो यहां पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, यहां पर मैग्नीशियम इज टू ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे 3:2 ये भी आएगा, और यहां पर भी मैग्नीशियम इज टू ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे, यहां पर भी 3:2 रेशियो आएगा। तो क्या इंफॉर्मेशन मिला कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो दो डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है, मेड अप ऑफ सम डेफिनेट एलिमेंट्स, अभी वही मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना रहे हैं एक मेथड, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बना रहे हैं दूसरे मेथड्स, दोनों मेथड में भी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा वहां पर भी मैग्नीशियम इज टू ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 ही रहेगा। That means every pure compound made up of some definite elements, कोई भी pure compound some definite elements से बना होता है, ठीक है, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन चाहे जो भी हो, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन चाहे जो भी हो, यहां पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन दोनों में अलग अलग है, लेकिन दोनों ही केस में मैग्नीशियम इज टू ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो 3:2 ही है। आप देख लो। दैट मीन्स कि आप इससे इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इससे इंफॉर्मेशन ये मिल रहा है कि हर एक प्योर कंपाउंड कुछ डेफिनेट एलिमेंट से बना होता है, ठीक है। वो प्योर कंपाउंड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन चाहे जो भी हो, लेकिन वहां पर जो उस कंपाउंड को कंस्टिट्यूट करने के लिए जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में ही रहेंगे, एक फिक्स्ड रेशियो में ही रहेंगे। बात समझ में आ गई? देख लीजिए। नेक्स्ट, अब हम इसका रिवर्स पढ़ते हैं। रिवर्स ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन लॉ। क्या बता रहा है? whenever constituent elements, whenever the constituent elements combine together in fixed proportion या combine together in fixed ratio, then even they will not give same compound always, तभी भी वो सेम कंपाउंड नहीं देंगे। Whenever the constituent elements combine together in fixed ratio में भी, अगर दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट फिक्स रेशियो में भी कंबाइन कर रहे हैं तभी भी वो सेम कंपाउंड नहीं दे सकते हैं। अभी मैंने क्या था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है 3:2 रेशियो में, तो आप देखेंगे कि हमेशा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, ये सही है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए कि दो एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन, ये दो एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये आपस में कंबाइन करके यहां पर C2H2 दे सकता है, या आपस में कंबाइन करके C6H6 दे सकता है। ये क्या है?
ये है एसिटिलीन और ये क्या है, बेंजीन है। तो यहां पर अगर हम कार्बन/टू हाइड्रोजन का रेशियो निकालते हैं क्या आएगा, आप देखो 12:2:1:2 क्या रेशियो आएगा, 12:1। और यहां पर कार्बन/टू हाइड्रोजन का रेशियो अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, 12:6:1:6 दैट इज 12:1। दैट मीन्स इन दोनों केस में कार्बन/टू हाइड्रोजन का कंबाइनिंग रेशियो कितना है, इन दोनों केस में कार्बन/टू हाइड्रोजन का कंबाइनिंग रेशियो 1:12:8 है इन दोनों केस में। तो जरूरी नहीं कि कार्बन/टू, तो यहां पर क्या बोल रहा है, इवन दे विल नॉट गिव द सेम कंपाउंड। यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही फिक्स रेशियो में कंबाइन कर रहा है, कंबाइनिंग इन फिक्स रेशियो, द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कंबाइनिंग इन फिक्स रेशियो, इवन दो दे आर नॉट गिविंग द same compound, they are giving two different compound, this is first compound and this is second compound, but in both compound कार्बन/टू हाइड्रोजन का रेशियो जो है वो 12:1 ही है। बात समझ में आया? दैट मीन्स कार्बन/टू हाइड्रोजन कंबाइन करके सेम रेशियो में सेम कंपाउंड नहीं दे सकता, एक से ज्यादा कंपाउंड दे सकता है। ओके तो यही हुआ रिवर्स ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन लॉ। दैट मीन्स व्हेनेवर टू एलिमेंट कंबाइन करेगा, कंबाइन करके सेम कंपाउंड दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ दे सकता है, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है 3:2 रेशियो में और मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, यह बात सही है, यह सही है, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, यह बात सही है। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन जो है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन करके हमेशा हमको एसिटिलीन ही देगा, ये गारंटी नहीं है। हमको C6H6 बेंजीन भी दे सकता है, लेकिन कंबाइनिंग रेशियो देखिए फिक्स है दोनों में। समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो यहां पर ये हमने देखा कि रिवर्स जो है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ या डेफिनिट प्रोपोर्शन लॉ का रिवर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, यानी हर एक प्योर कंपाउंड जो है, हर एक प्योर कंपाउंड जो है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है प्योर कंपाउंड है, यहां पर मैग्नीशियम/टू ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स है। हर एक प्योर कंपाउंड made up of some definite elements combined together in fixed proportion, but whenever whenever the element combined together in fixed proportion, यहां पर 12:1 में कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है, they will not give the same compound, they may give other compound also। तो थोड़ा सा ये लिमिटेशन हो गया, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, लिमिटेशन, डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ का लिमिटेशन। ओके देख लीजिए, हटा रहा हूं। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ। नाउ हम लोग देख लेते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ। मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ, मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, कि व्हेन टू एलिमेंट्स, दो ही एलिमेंट होगा, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंस केमिकली forming more than one compounds, then the different weights of one element which combines with the fixed weight of another element, which combines with the fixed weight of another element will bear a simple ratio.
when two elements combine chemically forming more than one compound, then the different weights of one element which combines with the fixed weight of another element will bear a simple ratio. यहां पर एग्जांपल देखें, मैं आपको समझाता हूं तो समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है, कंबाइन करके नंबर 1 कंपाउंड नाइट्रिक ऑक्साइड दे रहा है, ठीक है। दूसरा कंपाउंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे रहा है। तीसरा कंपाउंड नाइट्रस ऑक्साइड दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो, यहां पर नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो, यहां पर नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे। यहां पर कितना आएगा 14 इज टू 16, सिंपल रेशियो 7 इज टू 8। यहां पर कितना आएगा 14 इज टू 32, सिंपल रेशियो 7 इज टू 16। यहां पर 28 इज टू 16, 7 इज टू 4। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देके देखिए कि यहां पर ये किसके लिए रेशियो है, ऑक्सीजन के लिए, और ये किसके लिए रेशियो है, नाइट्रोजन के लिए। तो ऑक्सीजन का डिफरेंट वेट्स फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन के साथ ऑल 3 कंपाउंड में कंबाइन कर रहा है। तो यहां पर डिफरेंट वेट्स किसका हो गया, डिफरेंट वेट्स ऑफ वन एलिमेंट ऑक्सीजन विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड वेट ऑफ अनदर एलिमेंट दैट इज नाइट्रोजन विल बियर अ सिंपल रेशियो। तो यहां पर डिफरेंट वेट्स ऑफ ऑक्सीजन के बीच में सिंपल रेशियो शो होगा। हियर डिफरेंट वेट्स ऑफ ऑक्सीजन that is 8 parts, 16 parts and 4 parts combines with the 7 parts of nitrogen in nitric oxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो रेशियो क्या होगा, द रेशियो बिटवीन डिफरेंट वेट्स ऑफ ऑक्सीजन एट इज टू 16 इज टू 4 कितना आ जाएगा, यहां पे 2 इज टू 4 इज टू 1 विच इज सिंपल, ये सिंपल रेशियो है विच इज सिंपल। तो वही चीज यहां बोल रहा है कि व्हेन टू elements combine chemically forming more than one compound, then the different weights of one element that is oxygen combines with the fixed weight of another element that is nitrogen will bear a simple ratio। तो यहाँ पर different weights of oxygen जो है 2:4:1 क्या है, ये simple ratio में है, ये simple ratio में है। जो different weights of oxygen का जो ratio है वो simple है। समझ में आ गई, देख लीजिए। नेक्स्ट इसका लिमिटेशन हम लोग देख लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ। देखिए, इन द केस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स स्पेशली एल्केन्स, दिस लॉ इज नॉट वैलिड। कैसे, अगर हम यहां पर
तीन एल्केन ले लेते हैं, जैसे हो गया ब्यूटेन, तीन एल्केन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन। ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये लॉ वैलिड नहीं होगा। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या हो गया, C4। जनरल एल्केन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, CnH2n+2। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, 4 4 दूना 8 2 10, ये ब्यूटेन हो गया। पेंटेन N=5, कितना हो जाएगा, C5H12, C5 है ये। और यहां पर हेक्सेन C6, 6 6 दूना 12 2 14, 14। यहां पर सुविधा के लिए मैं लिख देता हूं, यहां पर N=4 है, यहां पर N=5 है, और यहां पर N=6 है। सबका जनरल फॉर्मूला क्या है, सबका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ये जनरल फॉर्मूला है तीनों का। एल्केन समझने आपको सुविधा होगा, एल्केन। ओके, अब यहां पर हम रेशियो निकालते हैं कार्बन हाइड्रोजन। कितना होगा, कार्बन 12/4, ये रेशियो में हाइड्रोजन कितना है, एक ही है, तो हाइड्रोजन 10/1, क्या रेशियो आ जाएगा, 48/10। यहां पे कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन 12 होता है, 5 है कार्बन, और हाइड्रोजन कितना होता है, एक होता है, तो हाइड्रोजन 1/12, सॉरी 1/12। यहाँ पर भी 10:1 लिखिए तो अच्छे समझ में आएगा, 10:1। अभी ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो कितना आएगा, 60:12। अब यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन एटॉमिक नंबर 12, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 कितना है, 14 है। क्या रेशियो आ जाएगा यहाँ से, 72:14। अब यहां पर हम इसका सिंपल रेशियो निकालेंगे, कितना आ जाएगा यहां पर इसके लिए, 4.8:1। यहां पर कितना आ जाएगा, 5:1। और यहां पर कितना आ जाएगा, 5.1, ऑलमोस्ट 1:1। अब यहां पर डिफरेंट वेट्स किसका है, डिफरेंट वेट्स कार्बन का है, ये ऊपर वाला कार्बन है, ये डिफरेंट वेट्स कार्बन है, डिफरेंट वेट्स, और ये हाइड्रोजन है। तो यहां पर क्या हो रहा है, हेयर 4.8 पार्ट्स, 5 parts and 5.1 parts of carbon combines with 1 parts of hydrogen in किसमें, in butane, pentane and hexane रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर द रेशियो बिटवीन डिफरेंट वेट्स ऑफ कार्बन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ, सिंपल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ 4.8:5:5.1। आप देखो 4.8 है, 5 है, 5.1 है, नॉट सिंपल, सिंपल रेशियो नहीं है। कैसा रेशियो है, फ्रैक्शनल रेशियो है। ये रेशियो जो है ये फ्रैक्शनल रेशियो है, इसीलिए लॉट इज नॉट वैलिड। देख लीजिए, ओके, एक न्यूमेरिकल किया जाए इसके ऊपर, तो ये चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। तो लिमिटेशन हो गया। तो हम लोग अब सवाल करते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ के ऊपर। क्वेश्चन, 2 एलिमेंट्स A and B
combines together to form two compounds full stop. The percentage of B in two different compounds are 25 and 25.0 and 14.28 respectively, so that the data supports the multiple proportion law. ठीक है, तो इसको हमको करना है वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करिए कैसे करना है। यहां पे फर्स्ट कंपाउंड और सेकंड कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड और सेकंड कंपाउंड, ठीक है। ये भी ए एंड बी से बना हुआ है और ये भी ए एंड बी से बना हुआ है, दोनों ए और बी से बना हुआ है। इसमें बी का अमाउंट कितना दिया है, परसेंटेज ऑफ बी कितना है, सॉरी बी का अमाउंट कितना है यहाँ पे 25%। तो ए का अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 से माइनस कर देंगे 75%। यहां पर बी का अमाउंट कितना दिया है 14.28%। तो ए का अमाउंट कितना निकल जाएगा 100 माइनस 14.28, 100 0 0 14.28, 2 हो गया 7 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 85.72। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 85.72%। यहाँ पर किसी एक को फिक्स कर लेंगे, यहाँ पर A/B, ए कितना है 75, बी कितना है 25, तो बी को फिक्स करेंगे तो यहाँ पर बी से डिवाइड कर देंगे तो 75/25, दोनों में 25 से डिवाइड करेंगे तो 25, ये कितना आ जाएगा 3:1, यहाँ रेशियो आ जाएगा। दैट मीन्स बी का अमाउंट फिक्स हो गया। यहां पर भी A/B करेंगे तो यहां पर 85.72:14.28, बी के अमाउंट को फिक्स करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर 85.7/14.28:14.28/14.28, ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। आइए 14 5 70, 14 6 84, ठीक है 0.6, क्या ये 6, ऑलमोस्ट 6 आएगा, ठीक है। तो यहां पर कंक्लूजन क्या हो सकता है मेरा, ये दोनों देखने के बाद क्या कंक्लूजन हो सकता है कि हेयर 3 पार्ट्स एंड 6 पार्ट्स ऑफ किसका, ए का, कंबाइंस विथ 1 पार्ट ऑफ बी रेस्पेक्टिव, इन किसमें, इन 2 डिफरेंट कंपाउंड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहां पर देयरफॉर वेट रेशियो बिटवीन डिफरेंट वेट्स के, डिफरेंट जो वेट्स हैं ए के डिफरेंट वेट्स के बीच में रेशियो क्या होगा, देयरफॉर द वेट रेशियो बिटवीन डिफरेंट वेट्स
यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 6:1, तो यहाँ पर मेरे पास स्पेस आ जाएगा। द वेट रेशियो बिटवीन डिफरेंट वेट्स ऑफ ए क्या आ जाएगा, 3:6, दैट इज 1:2। ये सिंपल है, सिंपल रेशियो है। तो लॉ इज वैलिड, मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ, कि यहां पर बी का वन पार्ट, ठीक है, ए के 3 पार्ट और ए के 6 पार्ट के साथ कंबाइन कर रहा है। तो डिफरेंट वेट्स ए का है, तो ए के डिफरेंट वेट्स के बीच में रेशियो क्या होगा, सिंपल हो गया, सिंपल रेशियो है, सिंपल रेशियो, ये सिंपल रेशियो। ठीक है, देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से देखना है, देखिएगा आप लोग। व्हेन या वेट्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स combines chemically with a fixed weight of another element weights of two or more different elements, ठीक है, combines with a fixed weight of another element will bear a ratio which may be same, multiple or submultiple to the ratio submultiple to the ratio when these different elements combines together. तो यहां पर क्या हो रहा है, वेट्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंस केमिकली विद अ फिक्स्ड वेट ऑफ अनदर एलिमेंट विल बियर अ रेशियो which may be सेम हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है या सब मल्टीपल हो सकता है, टू द रेशियो व्हेन दीज डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। इसको थोड़ा हम अच्छे से समझेंगे। यहां पर कार्बन कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और कार्बन कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके मीथेन बना रहा है, जहां पर कार्बन इज टू हाइड्रोजन का रेशियो 12:4, 3:1। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो 12:32, दैट इज 3:8। अब यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके बीच का रेशियो अगर हम निकालते हैं तो यहां पर कितना आ रहा है, 1:8। अब ये लॉ को थोड़ा हम समझेंगे।
ध्यान से देखिए, यहां पर कार्बन कितना पार्ट्स में है, दोनों में कार्बन 3 पार्ट्स में है। हाइड्रोजन कितना पार्ट्स में, इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे 1 पार्ट है, में 1 पार्ट हाइड्रोजन का, और यहाँ पर ऑक्सीजन में कितना पार्ट कंबाइन कर रहा है, 8 पार्ट। तो यहाँ पर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, यहाँ पे 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गए। 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंस विद द फिक्स्ड वेट ऑफ अनदर एलिमेंट कार्बन, ठीक है, विल बियर अ रेशियो, यहाँ पे ये रेशियो बियर हो रहा है, ठीक है, विल बियर अ रेशियो विच इज सिंपल, विच इज सेम, मल्टीपल और सब मल्टीपल टू द रेशियो व्हेन दीज 2 एलिमेंट्स कंबाइन। यार हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म एक नंबर अगर वाटर बनाता है, तो यहां पर हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:8। और अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके H2O2 बनाता है, तो यहां पर हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:32, दैट इज 1:16, दैट इज 1:8 × 2। अब देखिए यहां पे लॉ समझेंगे कि यहां पर डिफरेंट वेट्स ऑफ 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंस विद अ फिक्स्ड वेट ऑफ अनदर एलिमेंट दैट इज कार्बन विल बियर अ रेशियो। यहां पर एक रेशियो है, डिफरेंट वेट्स ऑफ एलिमेंट के बीच में रेशियो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट वेट्स हैं, एक 1 पार्ट है और एक 8 पार्ट है, तो डिफरेंट वेट्स के बीच में जो रेशियो है वो रेशियो सेम होगा। अगर दोनों एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं तो यहां पर सेम रेशियो आ गया, सेम रेशियो आ गया। और अगर दोनों कंबाइन करके नया कंपाउंड बना रहे हैं, यहाँ पे आया या वाटर बनाए या H2O2 बनाए, तो यहाँ पर रेशियो जो आ रहा है वो देखिए इसके साथ सेम नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है वो कैसा रेशियो आ रहा है, वो ऐसा रेशियो आ रहा है, मल्टीपल है, दिस इज मल्टीपल रेशियो। बात समझ में आ गई? तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट वेट्स के एलिमेंट हैं जो फिक्स वेट कार्बन के साथ कंबाइन करके जो रेशियो बना रहे हैं डिफरेंट वेट्स ऑफ एलिमेंट, यहां पर वो ये रेशियो जो आया है वो रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कंबाइन करके कोई नया कंपाउंड बनाते हैं तो उस रेशियो के साथ सेम हो सकता है, या अगर नया कंपाउंड बनाते हैं उस रेशियो के साथ मल्टीपल भी हो सकता है। यहाँ पे 1:8 है, यहाँ पर 1:8 × 2, यहाँ पर क्या है, मल्टीपल है, मल्टीपल क्या है, 2 मल्टीपल है, यहाँ पर मल्टीपल रेशियो है। तो वही चीज, when 2 different elements combine chemically with a fixed weight of another element will bear a ratio which may be simple, may be same or multiple or submultiple to the ratio when these 2 different elements combine to form a compound। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहां से हम लोग जो है अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के ऊपर, तो लॉ को थोड़ा और अच्छे से समझने में सुविधा होगी। यहां पर दिया है सो दैट the following figure illustrate the reciprocal proportion law जहां पर क्या दिया है 0.14 ग्राम ऑफ एलिमेंट A combines with 0.14
0.16 ग्राम of B, while 0.05 gram of another element C combines with 0.35 gram of element A, 2.2857 gram of element B combines with 0.285 gram of element C, so that the following data illustrate the reciprocal proportion law, जहां पर 0.14 gram of A combines with 0.16 gram of B, while 0.05 gram of element C combines with 0.35 gram of element A, ठीक है. एंड नेक्स्ट दिया है 2.2857 ग्राम ऑफ B combines with 0.285 ग्राम ऑफ C. तो ये मेरा डेटा है. अब इस हिसाब से हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. ये जो डेटा दिया है इस हिसाब से हमको प्रूफ करना है कि ये जो डेटा है ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ को फुलफिल कर रहा है. तो यहां पर आप देखिए, यहां पर 3 एलिमेंट है A, B और C, और सवाल जो है इन्हीं के चारों तरफ घूम रहा है. ठीक है. मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ में 2 एलिमेंट रहेगा. ठीक है. रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में मिनिमम 3 एलिमेंट रहेगा. ये लॉ पहचानने का तरीका है. रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में 3 एलिमेंट A, B, C, उसी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके सवाल दिया रहेगा. और मल्टीपल प्रोपोर्शन में 2 एलिमेंट रहेंगे, इसी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके सवाल दिया रहेगा. ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा. तो यहां से इन फर्स्ट कंपाउंड A कितना दिया है? A दिया है 0.14 ग्राम. एंड B कितना दिया है? 0.16 ग्राम. ठीक है. इन सेकेंड कंपाउंड में ये सेकेंड कंपाउंड है. यहां पर C कितना दिया है? 0.05 ग्राम. कंबाइंस विथ A कितना दिया है? 0.35 ग्राम. 0.14A, 0.14A और 0.16B. ठीक है. 0.05C एंड 0.35A. थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, सवाल थोड़ा सा लेंदी है. इन थर्ड कंपाउंड में क्या दिया है? B दिया है 2.2857 ग्राम और B दिया है, और क्या दिया है? C दिया है. C कितना है? 0.285 ग्राम. ये है. ठीक है.
यहां पर कुछ ऐसे सेट करेंगे कि यहां पर जो है जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं बी और सी, यहां पर कॉमन एलिमेंट कौन है ए, तो ए को फिक्स करेंगे, ए के वेट को फिक्स करेंगे और बी और सी के वेट को डिफरेंस करेंगे और फिर उसके साथ रेशियो मिला देंगे। मैं बोल रहा हूं एक बार फिर से ध्यान से देखिए, यहां पर दोनों में कॉमन कौन है ए, तो ए के वेट को फिक्स करेंगे और बी और सी के वेट को वेरिएबल करेंगे और इसके रेशियो के साथ मिला देंगे। तो यहां पर ए इज टू बी 0.14 इज टू 0.16, 0.14 से दोनों में डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा हिसाब का और ये 0.16 बाई 0.14, ठीक है। यहां पर भी a इज टू सी, यहां पर मिलाएंगे a कितना है 0.35 इज टू 0.05, a के वेट को फिक्स किया तो यहां पर भी a के वेट को फिक्स करेंगे, 0.35 से दोनों में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 और ये कितना 0.05 बाई 0.35। तो यहां पर क्या इंफॉर्मेशन हो रहा है, वन पार्ट ऑफ ए कंबाइंस विथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बी एंड सी, तो यहां पर बी और सी का रेशियो निकाल लेंगे, बी इज टू सी कितना आएगा 0.16 बाई 0.14 इज टू 0.05 बाई 0.35, ओके। यहां पर भी बी इज टू सी का रेशियो निकाल लेंगे, 2.2857 इज टू 0.285, ओके। ये आ जाएगा 1.14 इज टू ये आ जाएगा 0.14, ओके। बी इज टू सी, यहां पर भी बी इज टू सी निकालेंगे तो यहां पर इससे दोनों में डिवाइड करना 2.2857 डिवाइडेड बाई 0.285 इज टू ये 1 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 8 इज टू 1। तो यहां पर भी क्या हिसाब आएगा, यहां पर भी सिंपल कर देंगे, ये भी आ रहा है 8 इज टू 1 अप्रॉक्स। तो यहां से जो रेशियो आ रहा है देख लीजिए, ये सिंपल आ रहा है दोनों, यहां पर डिफरेंट वेट्स बी का के बीच का जो रेशियो है और यहां पर ये बी और सी जो कंबाइन कर रहे हैं, बी प्लस सी कंबाइंस, ये हिसाब हो गया। और यहां पर क्या हो गया, बी और सी नॉट कंबाइंस, नॉट कंबाइंस मतलब यहां पर डिफरेंट वेट्स ए के फिक्स्ड वेट के साथ बी कंबाइन कर रहा है और ए के फिक्स्ड वेट के साथ सी कंबाइन कर रहा है, तो दोनों तो आपस में कंबाइन नहीं कर रहा है ना, तो तब क्या रेशियो होगा, व्हेन बोथ आर नॉट कंबाइनिंग, बोथ आर नॉट रिएक्टिंग या कंबाइनिंग, नॉट कंबाइनिंग, बोथ आर नॉट कंबाइनिंग, और यहां पर बोथ आर कंबाइनिंग। रेशियो दोनों में क्या आ रहा है, सेम रेशियो आ रहा है, सेम रेशियो। तो ये आपका रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ हुआ। नाउ नेक्स्ट, अब रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ जो है उसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्यों बोलते हैं, वो मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो लॉ है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ
इसमें आप देखो मैंने क्या पढ़ा था, C हाइड्रोजन कंबाइन करके मीथेन बना रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन कंबाइन करके CO2 बना रहा है। यहाँ पे कार्बन इस टू हाइड्रोजन का रेशियो कितना आया था, 12:4 3:1 और यहाँ पर कार्बन इस टू हाइड्रोजन का रेशियो क्या आया था, 3:8। अब ये दोनों कंपाउंड में देखिए, यहाँ पर लॉ तो फिलहाल हम लोग पढ़ चुके हैं, लॉ हम लोग को फिर से डिस्कस नहीं करना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 पार्ट में है हाइड्रोजन का और यहाँ पर 8 पार्ट में है और ये 3 पार्ट में है। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर या मीथेन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, दोनों में ही कार्बन का मिनिमम कंबाइनिंग वेट कितना है, 3 है। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी समझते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बन कितना होगा 12, ऑक्सीजन कितना होगा 16, तो यहाँ पर 3:4। तो यहाँ पर भी तो मिनिमम कंबाइनिंग वेट, द मिनिमम कंबाइनिंग वेट ऑफ कार्बन कितना आ गया, 3 ग्राम बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम वाटर समझते हैं तो वाटर में हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का रेशियो 1:8। तो मिनिमम कंबाइनिंग वेट, द मिनिमम कंबाइनिंग वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया, 1 ग्राम। या वाटर पकड़ो या मीथेन पकड़ो, हाइड्रोजन तो 1 ग्राम में ही कंबाइन कर रहा है। सिमिलरली द मिनिमम कंबाइनिंग वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, मिनिमम कंबाइनिंग वेट एक्सेप्टेबल 8 8 8, ये 4 नहीं पकड़ेंगे, 8 ही पकड़ेंगे। तो ये जो मिनिमम कंबाइनिंग वेट डिसाइड हुआ है ये किसके हिसाब से डिसाइड हुआ, IUPAC के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू IUPAC ये मिनिमम कंबाइनिंग वेट है। तो ये मिनिमम कंबाइनिंग वेट जो यहाँ पर डिसाइड हो रहा है, ठीक है, इसी मिनिमम कंबाइनिंग वेट में ये कार्बन कंबाइन करेगा, इस मिनिमम कंबाइनिंग वेट में हाइड्रोजन कंबाइन करेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसी तरह से इस मिनिमम कंबाइनिंग वेट से ऑक्सीजन कंबाइन करेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन से। आप देख लीजिए कोई भी कंपाउंड है उसमें कार्बन या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का मिनिमम कंबाइनिंग वेट यही मिलेगा मैक्सिमम केस में, और यही IUPAC के द्वारा डिसाइडेड है। तो ये जो मिनिमम कंबाइनिंग वेट है ये क्या है, ये मिनिमम कंबाइनिंग वेट नथिंग बट इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, हर एक का। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों ना होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों ना हो, हर एक केमिकल रिएक्शन में कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या क्लोरीन, अगर हम क्लोरीन के रेस्पेक्ट में पकड़ते हैं HCl, तो यहां पर हाइड्रोजन कितना है 1 है, क्लोरीन 35.5, तो क्लोरीन का मिनिमम कंबाइनिंग वेट, या सोडियम क्लोराइड पकड़ते हैं 23:35.5, तो दोनों केस में क्लोरीन का मिनिमम कंबाइनिंग वेट कितना हो गया, तो यही इसका हो गया क्या, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट किसका, ऑफ क्लोरीन का। तो यहां पर द मिनिमम कंबाइनिंग वेट ऑफ क्लोरीन 35.5। तो मैं क्यों ये बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अब हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल लॉ का एप्लीकेशन। इस रेसिप्रोकल लॉ के एप्लीकेशन, रेसिप्रोकल लॉ को हम लोग क्या बोले थे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। मतलब क्या हो रहा है कि रेसिप्रोकल लॉ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कोई एलिमेंट का मिनिमम कंबाइनिंग वेट कितना हो सकता है, ठीक है। जो एलिमेंट का मिनिमम कंबाइनिंग वेट होगा उसी को हम लोग इक्विवेलेंट वेट कहेंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। दैट मींस इक्विवेलेंट वेट कार्बन का कितना 3, इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का कितना 1, ऑक्सीजन का कितना 8 एंड क्लोरीन का कितना 35.5। तो ये थोड़ा मिनिमम कंबाइनिंग वेट का मैंने इंफॉर्मेशन दिया, जो हो गया एप्लीकेशन रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ का, जहां से हम लोग समझ सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट क्या है। फिलहाल के लिए इक्विवेलेंट वेट हम लोग डिटेल्स में आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। देख लीजिए कितना समझ में आया ये। नाउ दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। यहाँ पर हमने थोड़ा सा रेसिप्रोकल लॉ का एप्लीकेशन पढ़ा कि रेसिप्रोकल लॉ का क्या एप्लीकेशन होता है, और यही लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का हिसाब आ रहा है कि कोई एलिमेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक मिनिमम कंबाइनिंग वेट के साथ कंबाइन कर रहा है। मिनिमम
कंबाइनिंग वेट होता था, वही मिनिमम कंबाइनिंग वेट को ही हम लोग इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। यानी अगर आप कह सकते हो ऐसे भी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब कोई कंपाउंड फॉर्म होता है, 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो वो एलिमेंट अपने इक्विवेलेंट वेट में ही हमेशा कंबाइन करेंगे, हमेशा इक्विवेलेंट वेट में ही कंबाइन करेंगे। और वो इक्विवेलेंट वेट किसके द्वारा डिसाइडेड है? वो IUPAC के द्वारा डिसाइडेड है, जो मोर और लेस हम लोग रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ से भी समझ पा रहे हैं कि रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ में हमने 3-4 कंपाउंड को कंपेयर किया, उसमें देख रहे हैं कि कार्बन का मिनिमम कंबाइनिंग वेट हर जगह 3 है, हाइड्रोजन का मिनिमम कंबाइनिंग वेट हर जगह 1 है, उसी तरह ऑक्सीजन का मिनिमम कंबाइनिंग वेट हर जगह 8 है, क्लोरीन का मिनिमम कंबाइनिंग वेट हर जगह 35.5 है। तो ये मिनिमम कंबाइनिंग वेट ही इक्विवेलेंट वेट का इंफॉर्मेशन देते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग इक्विवेलेंट वेट का पूरा इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज ये 11 का नया वीडियो है, ठीक है। मैं इसमें पूरा डिटेल्स आपको 11 का दूंगा। हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इक्विवेलेंट वेट का पूरा डिटेल्स लेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।